हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बातचीत करते हैं एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर। और आज से दोस्तों हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम दो लोग दोस्तों लूसेंट जीके को कवर करने वाले हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो श्रृंखला है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान। और सबसे पहले दोस्तों इसकी विषय सूची पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले विषय सूची में दोस्तों विषय सूची में सबसे पहले इसमें है इतिहास, उसके बाद दोस्तों भूगोल, उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान, और उसके बाद दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बाद दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान है इसमें, फिर रसायन विज्ञान है, फिर जीव विज्ञान है, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। उसके बाद दोस्तों विविध दिया गया है, फिर अंत में खेलकूद का एक टॉपिक है। तो इस तरह से कुल 11 टॉपिक्स में इसको विभाजित किया गया है। तो आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक इतिहास पर बातचीत करेंगे। और इतिहास के अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर बातचीत करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को, प्रागैतिहासिक काल को, सिंधु सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को, महाजनपदों के उदय को, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शक राज्य, शक शासक, कुषाण शासक, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत दोस्तों इतने टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज लूसेंट की सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, इसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर बातचीत करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत रहे हैं और उनसे हमें कौन कौन सी जानकारी, किस तरह की जानकारी इतिहास के बारे में पता चलती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इतिहास को। इतिहास क्या होता है? तो अतीत की घटनाओं का जो क्या है विवरण जिससे हमको मिलता है उस पुस्तक को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो अतीत की घटनाओं के बारे में जहाँ से जानकारी मिलती है उसको इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास क्या है दोस्तों? अतीत के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो इस तरह से दोस्तों इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की घटनाओं का क्या है? कालक्रमिक विवरण है, जो कि कई स्रोतों से हमको पता चलता है, उनको हम लोग आगे देखेंगे। तो इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो वर्तमान और वर्तमान और भूतकाल के बीच में कभी न समाप्त होने वाला क्या है? एक तरह का संवाद इतिहास कहलाता है। और ये परिभाषा दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार महोदय की है। तो इस तरह से दोस्तों इतिहास क्या हो गया? इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन हो गया। अब देख लेते हैं भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास क्या है? तो भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर के नॉर्थ में क्या है दोस्तों? हिमालय से, और साउथ में क्या है? समुद्र तक। साउथ में हिंद महासागर तक फैला, हिंद महासागर के उत्तर में ये फैला हुआ है उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, और इसको महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष कहा जाता है अर्थात भारत का देश, अर्थात भरत का देश। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। और यहाँ के जो निवासी हैं इनको क्या कहते हैं? भारतीय अर्थात भरत की संतान कहते हैं। भरत की क्या कहते हैं? संतान कहते हैं। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो यूनानियों ने
भारत को किस नाम से संबोधित किया है? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा जो मध्यकालीन क्या थे, मुस्लिम इतिहासकार थे, वो इसको हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित करते थे। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। और जो भारतीय इतिहास है दोस्तों, वो क्या है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में इतिहास को 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्राचीन भारत को हम लोग देखने वाले हैं। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत दोस्तों पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः हमको 4 स्रोतों से मिलती है। तो कितने स्रोतों से जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में? तो 4 स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, दूसरा स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसके विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। एक तो धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो भारत का क्या है, जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो भारत का जो सबसे प्राचीन क्या है धर्म ग्रंथ वो क्या है, वेद है। और वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो इनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को क्या माना जाता है? वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद क्या है, सबसे बाद का वेद है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इस तरह से 4 प्रमुख क्या हैं, वेद हैं। और सबसे पहले दोस्तों ऋग्वेद को देख लेते हैं। तो ऋग्वेद किसको कहते हैं? तो ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद में क्या होता है दोस्तों, ऋचाएं होती हैं और उन्हीं को क्या किया गया है, क्रमबद्ध, उन्हीं के ज्ञान को क्या किया गया है, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया है। तो जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। तो याद रखेंगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल कितने हैं? 10 हैं। 1028, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। तो यहाँ पे सूक्तों में यदि बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1017 हो जाएगा। तो 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री अथवा होता कहा जाता है। तो जो क्या है, ऋग्वेद है, इसके ऋचाओं के पढ़ने वाले जो ऋषि हैं, जो तपस्वी होते हैं या जो पुजारी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, होत्री या होता कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से क्या पता चलता है? ऋग्वेद से हमको पता चलता है कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी और उनका इतिहास किस बारे में जानकारी देता है, उनका इतिहास कैसा था, इसके बारे में हमको जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है कि आर्यों का राजनीतिक सिस्टम, आर्यों का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था और उनकी हिस्ट्री कैसी थी, इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद है, इसके तीसरे मंडल में क्या है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के क्या है, तीसरे मंडल में है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में क्या है दोस्तों, तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को
खिल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित, हाथ से लिखी गई जो ऋचाएं हैं, हाथ से लिखे गए जो मंत्र हैं, उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न दोस्तों इस तरह से बन सकता है कि निम्नलिखित में से खिल का संबंध किससे है? तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 होगा ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र से। दूसरा हो जाएगा 9वें मंडल में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 9वें मंडल में सोम देवता से। और तीसरा हो जाएगा 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं से। तो इस तरह से दोस्तों, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी से। तो इस तरह से दोस्तों यदि प्रश्न बने तो आप लोगों को याद रखना है कि जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है उसकी हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। तो जो चातुर्वर्ण समाज है दोस्तों, इसकी कल्पना का जो क्या है प्राचीनतम स्रोत है, आदि स्रोत है, वो क्या है? ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसमें किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। और इस पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो जो क्या है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है, उसके अनुसार यदि बात करें तो जो 4 वर्ण हैं जिनमें क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं, इनकी जो है तो उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। पुरुष सूक्त में ऐसा बताया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। धर्मसूत्र क्या है दोस्तों? तो धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। तो दोस्तों प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि धर्मसूत्र का संबंध किससे होगा? तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो 4 प्रमुख जातियां हैं उनकी स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद जो करता है वो क्या है? धर्मसूत्र है। तो धर्मसूत्र जो 4 प्रमुख जातियां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनकी स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करने, जो क्या है स्पष्ट विभेद करने का काम है, वो कौन करता है? धर्मसूत्र करता है। तो धर्मसूत्र जो प्रमुख क्या है 4 जातियां हैं, उनकी स्थितियों का, व्यवसायों का, दायित्वों का, कर्तव्यों का तथा विशेषाधिकारों में क्या करता है? स्पष्ट विभेद करता है। स्पष्ट रूप से उनको क्या करता है? अलग अलग विभेदित करता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो जो वामन अवतार है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने एक बार क्या किया था? वामन अवतार लिया था। वामन अवतार, वामन रूप में क्या है? छोटे रूप में उन्होंने क्या किया था? अवतार लिया था। और एक कोई राजा करके था, तो उस राजा के यहाँ वो क्या कहते थे? मांगने गए थे। तो वो बड़ा दानी राजा था। तो वो राजा क्या किया करता था? उसका नाम थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसने उनसे कहा कि मांग लो जो मांगना हो। तो उन्होंने उससे 3 पग भूमि मांगी थी। तो 3 पग उनसे भूमि मांगी थी। 2 पगों में उन्होंने आकाश, पाताल और धरती को नाप लिया था। तीसरे पग को नापने के लिए फिर कुछ बचा नहीं था। अंत में उसने अपना शरीर भी दे दिया था। तो इस तरह से जो वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान है, उसका भी प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो याद रखेंगे कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो याद रखेंगे कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्यों में की यदि बात करें तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। और ऋग्वेद के बाद दोस्तों दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद किसको कहते हैं दोस्तों? तो यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, जो सस्वर पाठ होता है उसके लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन, बलि और अनुपालन के समय जो नियम है उनका संकलन किसमें है? तो यजुर्वेद में है। तो उसका संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो सस्वर पाठ के लिए जो पाठ क्या करते हैं? पुजारी गा करके करते हैं। तो उसके लिए जो मंत्र और बलि के समय अनुपालन का नियम है, उन नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मण को, पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं?
अध्वर्यु कहते हैं। तो ऋग्वेद क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो क्या है? मंत्र तथा बलि के समय जो अनुपालन के लिए नियम का संकलन है वो किसमें है? यजुर्वेद में है। और इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद क्या है दोस्तों? एक ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद क्या है दोस्तों? गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो इसको गा करके भी पद्य मतलब गा करके भी पढ़ सकते हैं, और गद्य इसको कहानी के रूप में भी क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। आगे है दोस्तों अगला वेद सामवेद है। सामवेद क्या है दोस्तों? साम का अर्थ गान से होता है। तो यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। तो साम से तात्पर्य क्या है दोस्तों? गान से है, और गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। तो सामवेद क्या है दोस्तों? गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्ति कहते हैं। तो इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सारा गामा पा ध नि सा, ये जो धुन है जो है संगीत की, तो ये क्या है? सामवेद से ही उद्धृत है। तो गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किसमें है? सामवेद में है, और इसके पाठकर्ता को उद्रात कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला जो वेद है दोस्तों वो क्या है? अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद को किसने रचा? तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों इस तरह से बनता है कि ऋग्वेद में किन विषयों की बात करी गई है, और उनमें ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। तो इन विषयों को आप लोग याद रखेंगे कि अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित वेद अथर्ववेद है, और इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र और सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास, इन सभी का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है दोस्तों? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को किस वेद में कहा गया है? तो याद रखेंगे अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रश्न दोनों तरह से बन सकता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो वो अथर्ववेद हो जाएगा। या इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है? तो सभा और समिति को कहा गया है। तो दोनों तरह से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न बनाते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्या होगा? टॉपिक क्लियर होगा। तो इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है दोस्तों? तो अथर्ववेद है। तो प्राचीन सबसे कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का क्या है? अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, और ये 6 वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष है। तो याद रखेंगे इनको क्रम से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति और छंद। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए किनकी रचना हुई है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। और वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो इस तरह से कितने वेदांग? 6 वेदांग की रचना हुई है। किस लिए हुई है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए हुई है। और इनके नाम क्या हैं? तो शिक्षा हो गई, ज्योतिष हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया। तो ये सभी क्या हैं? 6 वेदांग हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। तो जो भारतीय क्या है? ऐतिहासिक कथाएं हैं, इनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? तो ये विवरण पुराणों में मिलता है। और इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसभा माने जाते हैं। तो जो क्या है? पुराण है, इनके रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रसभा को पुराणों का रचयिता माना जाता है। और इनकी संख्या 18 है। तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 में मत्स्य, वायु,
विष्णु ब्राह्मण भागवत में ही क्या है राजाओं की वंशावली दी गई है। तो याद रखेंगे कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है वो कहाँ मिलता है, तो वो पुराणों में मिलता है। और इसके जो रचयिता हैं पुराण के वो कौन है, लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य वायु विष्णु ब्राह्मण, तो मत्स्य वायु विष्णु ब्राह्मण और भागवत में ही क्या है दोस्तों राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण और संबंधित वंशों की यदि बात करें तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो पुराण और उनसे संबंधित वंश, तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं कि मौर्य वंश से कौन सा पुराण संबंधित है, या आंध्र सातवाहन वंश से कौन सा पुराण संबंधित है, या गुप्त काल से कौन सा पुराण संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न यदि बने तो इनको आप लोग याद रखेंगे। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित वंश हैं। आगे दोस्तों पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, और जो पुराण है दोस्तों उनमें क्या है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और सबसे ज्यादा क्या है प्रमाणिक भी है। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। तो जो ज्यादातर क्या है पुराण है वो सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें क्या था वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, और जो पुराण था उसका पाठ पुजारी कहाँ करते थे, मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों की यदि बात करें तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। तो स्मृति ग्रंथों में यदि देखें तो जो क्या है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है वो कौन सी है, मनुस्मृति है। और पुराणों में सबसे क्या है प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। तो जो क्या है मनुस्मृति है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो मनुस्मृति क्या है दोस्तों सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है, और यह क्या है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो शुंग काल की जानकारी मनुस्मृति में, और नारद स्मृति क्या है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो जो क्या है तो जो नारद स्मृति है दोस्तों वो क्या करती है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जबकि क्या है मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है, उसमें शुंग काल से संबंधित जानकारियां हैं। तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो जातक में क्या है दोस्तों जातक की जो कथाएं हैं उनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो जातक में क्या है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और क्या है दोस्तों हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, और हीनयान का क्या है प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो याद रखेंगे जातक में क्या है बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। तो जातक जो क्या है दोस्तों कथाएं हैं, जातक में कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। तो बुद्ध के जो पूर्व जन्म हुए हैं उनकी कहानियां किसमें है, जातक नामक ग्रंथ में है। और हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है ये कथा वस्तु है। तो जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है ये कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है कथा वस्तु है, और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को कई जो है तो अन्य कथानकों के साथ क्या किया गया है वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैनों का साहित्य है उसको क्या कहते हैं, जैनियों के साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो जो जैन धर्म का क्या है प्रारंभिक इतिहास है ये कहाँ से पता चलता है, कल्पसूत्र से पता चलता है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। और जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है दोस्तों ये क्या है 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य हैं। इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या है जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है ये 15 अधिकरणों में एवं 180
प्रकरणों में ये क्या है, विभाजित है। तो 15 क्या है, इसके अध्याय हैं और 180 15 इसके संस्करण है दोस्तों, और 180 अध्यायों में ये विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र से किस काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य युगीन इतिहास की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ के द्वारा किया गया। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को सबसे पहले क्रमबद्ध लिखने का जो प्रयास था वो कलहड़ के द्वारा किया गया। कलहड़ द्वारा रचित जो पुस्तक है वो राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो याद रखेंगे कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास था वो कलहड़ के द्वारा किया गया। और कलहड़ द्वारा जो पुस्तक रची गई उसका नाम क्या था, राजतरंगिणी था। और इस राजतरंगिणी में क्या है दोस्तों, इस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। तो चचनामा नामक क्या है दोस्तों, पुस्तक वृत्तांत में क्या है, अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है, अरबों ने किस तरह से सिंध पर विजय पाई थी, उसका जो विवरण है तो वो क्या है, चचनामा पुस्तक में है। और इसका लेखक कौन है, तो इसके लेखक अली अहमद महोदय हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अली अहमद महोदय ने चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। तो उसमें क्या है, ये सुरक्षित है। तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी दोस्तों संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी क्या है दोस्तों, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो इसके लेखक पाणिनि हैं। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। और अष्टाध्यायी पुस्तक किस भाषा के व्याकरण की है, तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक है। तो याद रखेंगे, पहली अक्सर करके पहली पुस्तक को पूछा जाता है। तो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक जिसका नाम अष्टाध्यायी है, उसके लेखक कौन है, तो पाणिनि उसके लेखक हैं। या पाणिनि कृत संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए, तो वो अष्टाध्यायी है। इस दोनों तरह से प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। आगे दोस्तों जो क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से मौर्यों के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। और जो कात्यायन की गार्गी संहिता है तो वो क्या है, एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो कात्यायन की गार्गी संहिता में क्या मिलता है, एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें फिर भी क्या मिलता है कि भारत पर जो यवनों ने आक्रमण किया था उसका उल्लेख क्या है, कात्यायन की गार्गी संहिता में है। तो भारत पर होने वाले, प्रश्न इस तरह से बनेगा दोस्तों कि भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है कात्यायन की गार्गी संहिता में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, अली अहमद की चचनामा में, कि उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इस तरह से आप लोग यदि याद रखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को हल करने में आसानी होगी कि भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख कात्यायन की गार्गी संहिता में मिलता है। और कात्यायन की जो गार्गी संहिता है ये एक प्रकार का क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे दोस्तों, तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो पतंजलि की पुस्तक का क्या नाम है, महाभाष्य नाम है। और इस पुस्तक से क्या पता चलता है, शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। और पतंजलि क्या थे, पुष्यमित्र शुंग जो शासक था शुंग वंश का, उसके क्या है दोस्तों, पुरोहित थे। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे है दोस्तों जो क्या है, दूसरा हमारा स्रोत है इतिहास के बारे में, तो वो क्या है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी कौन है, तो इसमें यूनानी रोमन लेखक हैं, चीनी लेखक हैं। तो इन सभी को हम लोग क्रम से देखेंगे। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के क्रम में पहले हैं यूनानी रोमन लेखक। पहले कौन है दोस्तों, तो पहले हैं यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक में पहला है टेसियस। टेसियस कौन था दोस्तों, तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। ईरान में ये क्या करता था, राजवैद्य था। ईरान के राजघराने का क्या था, वैद्य था, चिकित्सक था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो मतलब इसका जो विवरण भारत के बारे में है वो विश्वास करने योग्य नहीं है, अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक इसने क्या किया है, भारत के बारे में अपनी कहानियों में क्या किया है,
कहानी के रूप में बताया है, विवरण किया है। तो इसलिए इसका जो विवरण है वो परिपूर्ण कहानियों से भरा हुआ है, आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ है। इस कारण से इसको उतना विश्वसनीय नहीं माना जाता है। याद रखेंगे कि टेसियस क्या है, ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसने कुछ विवरण दिया है जो कि आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण विश्वास योग्य नहीं है। दूसरा जो यूनानी रोमन लेखक था दोस्तों वो हेरोडोटस था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ पे एक बात और आप लोग कनेक्ट करिएगा कि रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, क्रमबद्ध रूप से इतिहास को लिखने का कार्य प्रारंभ किया था। इस कारण से भी इनको क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता था। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिका है, और उसमें इसने क्या बताया है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध कैसे थे, उस संबंध के बारे में हिस्टोरिका में वर्णन दिया गया है। तो यूनानी रोमन लेखकों में टेसियस जो कि ईरान का राजवैद्य था, भारत के बारे में विवरण इसने आश्चर्यजनक दिया है। हेरोडोटस दूसरा था यूनानी रोमन लेखकों में, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है और इसकी पुस्तक हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध के बारे में वर्णन किया है, परंतु इसका भी विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो इसका भी जो क्या है, विवरण है, वो अनुश्रुतियों और अफवाहों पर ही आधारित है। आगे है दोस्तों, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे। तो भारत आने वाले लेखकों में यदि बात करें तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नेरियाकस, आनेसिक्रेटस, आसिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो सिकंदर के साथ जो लेखक क्या हुए थे, भारत आए थे, तो उनमें नेरियाकस, आनेसिक्रेटस और आसिटोबुलस के जो विवरण हैं वो अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अगला जो चौथा यात्री था दोस्तों, या जो विदेशी था जो भारत आया था, तो यूनानी रोमन लेखकों के अंतर्गत तो मेगास्थनीज था। ये कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज कौन था दोस्तों, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक अक्सर करके कई एग्जाम्स में पूछी गई है, तो याद रखेंगे कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। या इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि इंडिका नामक पुस्तक किस जो है तो यात्री के द्वारा लिखी गई थी, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। या प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि मेगास्थनीज जो कि इंडिका का लेखक है किस राजा के दरबार में आया था। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृतियों के विषय में लिखा है। तो जो मेगास्थनीज था इसने क्या किया है, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस दोस्तों अगला है डायमेकस। डायमेकस क्या था, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। तो डायमेकस कौन था दोस्तों, तो डायमेकस सीरिया के राजा सीरियन नरेश अंतियोकस, उस समय सीरिया का राजा कौन था, अंतियोकस था। उसका क्या था, राजदूत था। उसका क्या था, राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो डायमेकस क्या था, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है और इसका जो विवरण है वो भी क्या है, मौर्य युग से ही संबंधित है। अगला है दोस्तों, तो याद रखेंगे यहाँ पे डायमेकस किसके दरबार में आता है, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आता है। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। और डायोनिसियस, डायमेकस के बाद दोस्तों डायोनिसियस आता है, जो कि मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो डायोनिसियस क्या था, मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ये अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेगास्थनीज किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। डायमेकस किसके दरबार में, बिंदुसार के राज दरबार में आता है। और डायोनिसियस क्या है, अशोक के राज दरबार में आता है। तीनों मौर्य शासन काल में ही आते हैं। टालमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो टालमी ने 2री शताब्दी ईस्वी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक को लिखा इसने। और इसके बाद दोस्तों प्लिनी नामक एक और जो है तो यूनानी रोमन लेखक आता है। इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो प्रश्न इस तरह से बनेगा कि वह कौन सी पुस्तक है जिसमें भारतीय पशुओं, वह 1म शताब्दी की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है।
तो वो उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। अगला जो लेखक था दोस्तों यूनानी रोमन लेखक, उसमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह करीब 80 ईस्वी के आसपास हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो उस टाइम पर भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में दी गई है। इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, इसका लेखक अभी ज्ञात नहीं है। अगला है दोस्तों चीनी लेखक। चीनी जो लेखक थे, चीनी यात्री थे, उनमें कौन कौन से आए भारत? तो फाहियान आता है, संयुगन आता है, हुएनसांग आता है। तो फाहियान, संयुगन और हैनसांग 3 चीनी यात्री आते हैं। तो इनमें से फाहियान जो था ये क्या था दोस्तों? चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे कि फाहियान जो कि चीनी यात्री था, किसके गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। तो फाहियान ने क्या बताया है कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो सुखी है और क्या है, समृद्ध भी है। संयुगन दोस्तों, संयुगन 518 ईस्वी में, ये 405-11 ईस्वी में आया था दोस्तों, याद रखेंगे 405-11 ईस्वी में ये फाहियान आता है, और 500 दोस्तों 18 ईस्वी में भारत संयुगन आता है। तो संयुगन नामक चीनी यात्री 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, और इसने क्या किया दोस्तों? अपने 3 सालों की यात्रा में जो बौद्ध धर्म था उसकी प्रतियों को एकत्रित किया। अगला जो क्या था दोस्तों यात्री, चीनी यात्री था, वो हुएनसांग था। और हुएनसांग क्या था दोस्तों? हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, और हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। तो 629 ईस्वी में 635 इसका टाइम पीरियड, 645 इसका टाइम पीरियड है दोस्तों। तो चीन से भारतवर्ष के लिए 629 में इसने प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद ये कहाँ पहुंचा? सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। तो सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहुंचा? तो कपिसा राज्य में पहुंचा, और भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर भारत में ये 15 साल तक रुका, और 645 ईस्वी में चीन पुनः लौट गया, और वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। तो इसका जो आना था वो क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना और भारत से बौद्ध धर्मों को एकत्र करके वापस चीन ले जाना, इसका क्या था? आने का क्या था? पर्पस था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यूकी नाम से प्रसिद्ध है। तो जो हुएनसांग है दोस्तों, इसका जो भ्रमण वृत्तांत है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सी यूकी नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। तो केवल भारत में ही नहीं आता, 138 देशों का इसमें क्या है? सीयूकी में विवरण दिया गया है, जिसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में भी वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा उस समय शूद्र था। तो सिंध का जो राजा था वो किस वंश का था? तो शूद्र वंश का था। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। तो जो हुएनसांग था उस समय जब वो नालंदा में क्या कर रहा था? अध्ययन कर रहा था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का यदि नाम पूछा जाए तो आचार्य शिलभद्र उनका नाम था। इत्सिंग दोस्तों ये जो है तो चौथा चीनी यात्री है जो कि भारत आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। तो इसके समय में भारत जिस तरह का था उस तरह का वर्णन इसने किया। आगे है दोस्तों अरबी लेखक। तीसरे टाइप के जो लेखक, यूनानी रोमन लेखक हो गया दोस्तों, चीनी लेखक हो गए। अब तीसरे हैं अरबी लेखक। तो अरबी लेखकों में दोस्तों अलबरूनी आया। अरबी लेखकों में अलबरूनी आया। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ आया था? तो किसके दरबार में रहता था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, जिसको भारत की खोज कहा जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अलबरूनी ने क्या लिखा? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। किस भाषा में लिखी? तो अरबी भाषा में लिखी। और ये जो है तो इसकी पुस्तक आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति पर सुंदर प्रकाश अरबी लेखक
अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या भारत की खोज में क्या किया है, दिया है। आगे है दोस्तों अन्य लेखकों में दोस्तों तारानाथ और मार्को पोलो हैं। तो तारानाथ क्या है दोस्तों, तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की, जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जिनसे क्या मिलता है दोस्तों, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कंग्यूर और तंग्यूर नामक दो जो है तो ग्रंथों की रचना तारानाथ नामक एक तिब्बती लेखक ने की थी। मार्को पोलो दोस्तों यह 13वीं शताब्दी में आया। तो मार्को पोलो कब आया दोस्तों, 13वीं सदी में आया और 13वीं सदी के अंत में आया। पांड्य देश की यात्रा पर आया था और यहाँ इसका जो विवरण है वो पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो पांड्य शासकों का जो क्या है इतिहास है उसके अध्ययन के लिए मार्को पोलो का क्या है विवरण क्या है उपयोगी है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा हो गया। अब अगला जो है दोस्तों वो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी है। अगला स्रोत पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी है, जिनमें दोस्तों 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो 1400 ईसा पूर्व के क्या है अभिलेख, जिसका नाम बोगाज कोई एशिया माइनर है, उससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। अगला है दोस्तों मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में दोस्तों जो बेस नगर का क्या है विदिशा वेस नगर का गरुड़ स्तंभ है, उससे क्या मिलता है कि भारत में भागवत धर्म विकसित था। उसका प्रमाण किससे मिलता है, तो हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में। तो सबसे पहले जो क्या है भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पर मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो जो हूणों का आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हूण आक्रमण थे उनकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। तो एरण अभिलेख उस टाइम वहां का शासक कौन था, तो भानुगुप्त गुप्त शासक था। उसके बारे में जानकारी सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो एरण अभिलेख से मिलता है। और एरण अभिलेख के टाइम पर वहां जो शासक था वो भानुगुप्त था। और ऐसा जो है तो ऐसी कहानी है कि वहां पर उस समय जो गोपराज नामक शासक शासन करता था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी क्या हुई थी, सती हुई थी। तो इस तरह से सती प्रथा का वो पहला लिखित साक्ष्य है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो जो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है, मंदसौर से मिलती है। तो इस तरह से अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो अभिलेख हैं इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक, उनके उस समय के जो शासक थे वो कौन थे, तो उनको भी देख लेते हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। तो कौन सा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख के नाम से जाना जाता है, तो हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। और इस टाइम पर जो शासक था वो कलिंग राजा खारवेल था। तो कलिंग नरेश खारवेल के टाइम पीरियड का हाथी गुफा अभिलेख है। और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख क्या है, रुद्रदामन के टाइम पीरियड का है। नासिक अभिलेख दोस्तों गौतमी बलश्री का है, बलश्री के टाइम का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के टाइम का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के टाइम का है। मंदसौर अभिलेख दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन के टाइम का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के टाइम का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय का है। और देवपाड़ा अभिलेख क्या है, बंगाल शासक विजय सेन के टाइम पर है। तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो बंगाल शासक विजय सेन से है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। तो इस तरह से दोस्तों एक दो बार आप लोग इसको रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को ये लर्न हो जाएगा। तो दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और आगे है दोस्तों
कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से क्या मिला है? गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। तो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से क्या मिला है दोस्तों? गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। तो कश्मीर का जो नवपाषाणिक स्थल है उसका नाम क्या है? पुरास्थल, उसका नाम बुर्ज होम है। और वहीं से क्या मिला है? गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। और इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। तो प्राचीन काल में जो सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। और इसी को साहित्य में क्या कहा गया है? कासार्पण कहा गया है। तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य था वो किन शासकों के द्वारा किया गया? तो यमन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया गया। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य था वो यमन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो वह कौन सा शासक है जो कि क्या करता था? वीणा बजाती हुई मुद्रा को क्या किया था? चलाया था। तो वो समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त की जो वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के हैं वो उसके संगीत प्रेमी होने के क्या करते हैं? प्रमाण देते हैं। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और जो अरिकमेडु है पुदुचेरी का, उसके निकट से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।